जय हिंद। आज हम लोग इतिहास के एक नए टॉपिक पर पढ़ेंगे, हिस्ट्री के एक नए टॉपिक पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग हज़ारों साल पहले रहते थे। हज़ारों साल पहले क्या हुआ था ये कैसे पता लगा है। हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, किस तरीके से खाते थे, किस तरह से पीते थे, उसके बारे में कैसे बताना है। जैसे हम लोग मान लें कि कल क्या हुआ था, उसके बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करना है, उसके बारे में अगर हमको जानकारी हासिल करना है तो हम रेडियो, टेलीविज़न या मोबाइल से, अभी तो मोबाइल से बच्चे भी हर समय मोबाइल में ही लगे रहते हैं, हर मोबाइल में देख भी लेते हैं कि किस तरीके से कल हुआ था। लेकिन 10-20 साल पहले क्या हुआ था इसके भी बारे में हमें जानकारी मिल ही जाता है। हमारे रिश्तेदारों से, दादा दादी, नाना नानी, कुछ इस तरीके से फूफा फूफी, कुछ इस तरीके से मिल जाता है हमें 10-20 साल पहले का। लेकिन हज़ारों साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हज़ारों साल पहले लोग किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से रोजगार का साधन था, उस समय खेती प्रचलित था कि नहीं था, किस तरीके से लोग अपने जीवन यापन को चलाते थे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं, अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। ये दोनों सेम टॉपिक होगा, इसलिए हिस्ट्री को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, यानी इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। और तीसरे नंबर का जो पॉइंट होगा वो होगा मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हज़ारों साल पहले क्या हुआ था और कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरीके से वो लोग रहते थे, किस तरीके से खेती का शुरुआत हुआ, किस तरीके से लोगों ने प्रॉपर तरीके से एक समाज में बसकर रहना शुरू किया, किस तरीके से लोग एक जगह पर अस्थायी रूप से रहने लगा। तो इस टॉपिक पर कभी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अध्ययन का काल निर्धारण के लिए बहुत से पेचीदगी रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अध्ययन का काल निर्धारण अगर हमको करना है तो हमें इस टॉपिक को भी साथ लेकर चलें। इतिहास को कितने कालखंडों में परिभाषित किया जाता है, तो इतिहास को 3 कालखंडों में परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है। तो इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राचीन, नंबर 2 मध्य, यानी बीच का समय, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, प्राचीन इतिहास का बहुत पूर्व। नंबर 3 आधुनिक। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल का शुरुआत 700 से 750 ईस्वी माना जाता है। इसे पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो बात, इसके बाद 750 ईस्वी के बाद से इसको माना जाता है। उसके बाद तीसरा आधुनिक काल को अगर हम लोग कहें तो आधुनिक काल यहाँ पे 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। 18वीं, मात्रा में थोड़ा गलत हो सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 18वीं शताब्दी से आधुनिक काल का शुरुआत होता है। और आधुनिक काल ही नहीं, मतलब प्राचीन काल से ही लोग खेती कर रहे थे, वो आग का आविष्कार कर चुके थे, पत्थरों से टकरा टकरा कर कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करके आग निकालते थे। पहिया का आविष्कार इसी काल में हो चुका था। इस काल में एक नई समाज का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, धीरे धीरे लोग शहर में बसने लगे। और आधुनिक काल में जो 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जो पश्चिमी देश हैं हमारे देश में आए, हमारे देश में पश्चिम से जितने भी देश हैं वो इधर इधर से आके इस तरह से आके हमारे देश में तशरीफ़ लाए। और कुछ इस तरीके से हमारे देश को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया था हमारे देश में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ इस तरीके से आया और हमारे देश में एक शासक बन गया। तो किस तरीके से शासक बना हमारे देश में आकर, किस तरीके से हमारे देश को लूटा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से पश्चिम की तरफ से कई बड़े बड़े कंपनी आए, कई बड़े बड़े राष्ट्र आए और हमारे देश में एक वर्चस्व कायम किया, हमारे देश में एक बिजनेस पूंजीवादी साम्राज्य बनाया। किस तरीके से हमारे देश को उपनिवेश बनाया, उपनिवेश उपनिवेश यानी जब कोई बड़े देश किसी छोटे देश पर अपना पूरी तरीके से सैनिक काबिज कर देता है, ऐसा आर्थिक मामले में पूरी तरीके से उस देश का कब्जा हो जाता है, जो देश उपनिवेश होता है। जैसे भारत अंग्रेजों का 200 साल तक उपनिवेश रहा था, तो कुछ इस तरीके से अंग्रेज ने हमारे देश का काफ़ी शोषण किया, काफ़ी रुपया पैसा धन दौलत जो भी था, सोने की इस चिड़िया को काफ़ी यहाँ पे बर्बाद कर दिया। तो कुछ इस तरीके से उपनिवेश बनाए, काफ़ी कंपनियाँ आए और हमारे देश को उपनिवेश बनाने के चक्कर में लग गए। तो इतिहास के आधुनिक काल से हमें पता चलता है कि बाहरी लोग आए हमारे देश में, पश्चिम तरफ से आए और हमारे देश में कब्जा करके हमारे देश को पूरी मतलब लुटिया लूट कर दिया, पूरी मिटिया मीट कर दिया।
कुछ इस तरीके से आधुनिक काल में हमें पता चलता है। प्राचीन काल में हमें पता चलता है कि हमारे समाज में आग एवं पहिया का आविष्कार हुआ, कृषि पशुपालन एक व्यापक ढंग से रहने लगा था लोग, इस काल से पता चला। लेकिन इस काल में, प्राचीन काल के बारे में कोई लगातार या क्रमबद्ध साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके बारे में हमें पता चलता है कि मतलब इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये मतलब कुछ चीज़ों से, जैसे हुंडी, पत्र, सिक्के, कागज़ों के सिक्के जो उस समय के राजाओं द्वारा प्राप्त किया जाता था, और अभिलेख कुछ इस तरीके से हम इसके बारे में प्राप्त करते हैं। और मध्यकाल के बारे में तो आपको बता ही दिया। और कुछ इस तरीके से आधुनिक काल में हमारे देश में बड़े बड़े कंपनी आए। और अब बात करते हैं मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आपको पहले हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी को देखना पड़ेगा। इन सभी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जब था, प्राचीन काल में लोग उस समय गुफाओं में रहा करते थे। उस समय लोग एक जगह संगठित करके रहा करते थे, और एक जगह मतलब चारा खत्म हो जाने पर एक जगह जब खेती कर लिया करता था तो दूसरे जगह 5-6 महीने के अंदर चले जाते थे। उस समय 5 से 6 महीने में फसल हो जाते थे। सुनियोजित ढंग से उस समय लोग रहने नहीं लगे थे, क्योंकि उस समय मतलब चारा जानवरों की खुराक के लिए, और उस समय तो बहुत हथियार भी नहीं था, पत्थरों का सारा हथियार हुआ करता था, और उस हथियार से ज़्यादा जानवरों को शिकार भी नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, तो मानव जाति के इतिहास को हम गुफाओं से, हमें अलग अलग जगहों से, अलग अलग सभ्यताओं से मिलती हैं कि लोग उस समय पत्थरों, जब मृत्यु हो जाती किसी लोग की तो पत्थरों से घेर दिया करते थे। जैसे ये कवर हुआ कुछ इस तरीके से, इसमें आदमी को कुछ इस तरीके से सुला दिया, उसके बाद इस पत्थर से इस तरह से घेर दिया। तो इस तरीके से हमें कई सारे खुदाई से, कई सारे जानकारी से हमें मिलती है कि लोग किस तरीके से रहते थे, और किस तरीके से वहाँ के हड्डियों साक्ष्य मिले हैं, रुपया पैसा मिले हैं, उस समय के शासकों के द्वारा जो सिक्का चलाए जाते थे उसके साक्ष्य मिले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इतिहास के कई कालखंडों को जानते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। तो कुछ इस तरीके से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। लगातार इनको जानने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतिहास कोई बनाया नहीं जाता, इतिहास खुद ब खुद बन जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास बनाया नहीं जाता है, खुद ब खुद बन जाता है। आज क्या हुआ कल इस इतिहास में शामिल हो जाएगा, परसों 10 साल 20 साल 30 साल पहले क्या हुआ था ये भी इतिहास में शामिल होता चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस इतिहास में अलग अलग चीज़ शामिल होते रहता है, इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है। इतिहास जो पहले देख सकते हैं कि कुछ क्या क्या अभी हो रहा है, तो ये सब इतिहास में शामिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से इतिहास में और भी हमारे देश के किस तरीके से साम्राज्य गठित हुआ, किस तरीके से अशोक, बिंदुसार, किस तरीके से मगध, पटना इस प्रसिद्ध सम्राट रहा। साम्राज्य यानी मतलब राज्य से बड़ा, जब राज्य बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। तो किस तरीके से अशोक ने अपने साम्राज्य को फैलाया, किस तरीके से हमारे देश में वर्चस्व आया, किस तरीके से हमारे देश में लुटिया लूट कर दिया अंग्रेजों ने। तो इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।